What's so special about this Audi Q5/Q7 based electric vehicle, the Audi e-tron, जिसने कि दुनिया भर में धमाल मचा रखा है, has become the best seller? क्या वही धमाल ये भारत में भी रेप्लिकेट कर सकती है? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इसे 1500 किलोमीटर के आसपास चलाया है, फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड बैक, सो आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. नमस्कार, खमा गणित if you such know. My name is Vikas Yogi. You're watching us in studio, and here's everything that you need to know about the Audi e-tron 55 watts. So the first things first, the Audi e-tron doesn't scream to get the attention like some of its rivals कि भैया EV है तो अनकन्वेंशनल लुक होना तो जरूरी है. देखने में ये रेगुलर आइस कार की जैसी ही लगती है. And so is the case with the cabin. बाकी Audi की सिग्नेचर मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और क्योंकि क्वाट्रो है तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और एयर सस्पेंशन सेटअप भी आपको मिलता है. तो एक्सटीरियर की तरह आपको कैबिन के अंदर भी बहुत ही फेमिलियरिटी लगेगी. बाकी जो हम रेगुलर ऑडीज देखते हैं वैसा सा ही आपको ट्रीटमेंट मिलता है. मल्टीपल स्क्रीन्स आजकल आपको मिलती है. यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये भी टच स्क्रीन है. इनफैक्ट जो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सब चीज़ें टच से होती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ टच का रिस्पॉन्स इतना शानदार है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आपको यहाँ पे नजर आएगा. इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है वो बहुत ही क्लियर है. हमने हार्श सनलाइट में भी इसे देखा है, डार्क में भी देखा है, और आपकी आंखों को चुभता नहीं है. बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है. अच्छी बात यह है कि सारी की सारी जो स्क्रीन है, जैसे ये दोनों जो स्क्रीन है वो ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान आपका नहीं भटकेगा. एक और चीज़, ड्राइवर सीट और जो को ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है. आपकी 8 वे एडजस्टेबल है और 2 वे लंबा सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल है. अब जब मैं बोल रहा था कि ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखा गया, उसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है. मुझे लगता है कि हर कार में वो होनी चाहिए. आपके पास में ना कि सिर्फ ऑटो डिमिंग IRVM है, इनफैक्ट जो ORVMs हैं वो भी ऑटो डिमिंग है. तो पीछे से आने वाले व्हीकल्स चाहे हाई बीम में आते रहें, पर आपके लिए वो एकदम सुकून वाला होता है कि आप थकते नहीं हो रात में चलाते हुए. हमने बहुत चलाया इस गाड़ी को रात में. और जो लाइटिंग है, जिसको ये मैट्रिक्स LEDs बोलते हैं, उनका इल्यूमिनेशन और जो स्प्रेड है वो ज़बरदस्त है. एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मिस आउट इन्होंने कर दी है वो है वेंटिलेटेड सीट्स का नहीं होना. यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और जिन क्लाइमेट कंडीशंस में हम रहते हैं भारत में, ज़्यादातर जगह पे गर्मी होती है या ह्यूमिडिटी होती है, अगर आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है. बाकी स्मार्ट टचेज़ हैं कुछ. इस लाइट को आप टच करोगे, लाइट ऑन हो जाती है. जेन्युइनली वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड प्रीमियम फीचर. आपको सनरूफ दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ है. हालांकि खुलता ये यहाँ तक ही है, और मुझे लगता है कि भारत में तो एटलीस्ट आपको कम खुलने वाले ही ये मिलने चाहिए, सनरूफ मिलने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को निकालने के लिए इन सनरूफ का इस्तेमाल करते हैं. आप देखोगे तो ये आधा खुलेगा. एक चीज़ जो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस वाली है वो ये है कि गाड़ी अगर आप अनलॉक भी कर देते हो, से कई बार होता है कि आप होटल में पहुंच रहे हो, आपने गाड़ी अनलॉक कर दी है, तो आप यूजुअली आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपने अनलॉक कर दिया तो पीछे आपका बूट ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाना चाहिए. वो नहीं होता. एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, तो ये एक स्टेप एडिशनल करने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत थी. बची एक चीज़ जो कि आपको बहुत ही आजकल लोअर जो सेगमेंट कार्स हैं, इनफैक्ट एंट्री लेवल हैचबैक कार्स में मिल जाता है, वो है आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है. तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दी गई है, मिस आउट कर दी गई है. हालांकि जो 4 आपको पोर्ट्स दी गई हैं, सारी की सारी टाइप सी पोर्ट्स हैं, उनमें से आप किसी पे भी अगर आप लगाओगे तो आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा. बट वायरलेसली दे दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता. तो जहाँ फ्रंट सीट्स आपको बेहद कंफर्टेबल लगती हैं, आप हर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से सेंट्रिक हैं, पर रियर सीट में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लगी हैं. लेट्स गो टू द रियर सीट. और वो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली जो ये इसका बैकरेस्ट एंगल है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट. हालांकि थोड़ी सी कोशिश की गई है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा टक इन हो जाओ अच्छे से, मतलब आराम से यहाँ पे अपना बैक टिका पाओ, पर दिक्कत ये है कि दिस इज़ टू स्ट्रेट.
तो क्योंकि हमने बहुत लंबी ड्राइव की है, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की है, तो पीछे बैठने वाले यूजुअली सारे के सारे परेशान रहे हैं। थाई सपोर्ट मेरी जितनी हाइट है तो आपको मिल जाती है, बट मेरे से जैसे भी बड़े होंगे, और मेरी हाइट बाय द वे बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम अबाउट 5'6", तो मेरे को थाई सपोर्ट तो ठीक है, बट यूजुअली जब लंबा ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा आप आराम में आना चाहते हो, तो ना तो ये इसका बैकरेस्ट एंगल बहुत अच्छा है, ना ये रिक्लाइन होती है पीछे की तरफ से, तो वो एक परेशानी का कारण बन जाता है लॉन्ग ट्रिप्स में फॉर श्योर। एक चीज़ जो मैं आगे मिस कर गया था, Bang & Olufsen का आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही रिच है। एक चीज़ जो मुझे और परेशानी लगी वो ये है कि ये जो आर्मरेस्ट है ये ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब दोनों लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। मैं आराम से रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपना हाथ, क्योंकि ये ना थोड़ा इंट्रूड होता है और ये आगे खिसकता भी नहीं है। एक और चीज़, ये जो ट्रेज़ हैं, आप जब भी हाथ रखते हो ना तो यूजुअली जैसे आपने हाथ रखा और ये ऐसे खुल जाती है तुरंत, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई आराम कर रहा है पर ये बार बार खुल जाती है। एक चीज़, आपका सामान रखने के लिए आपके पास में बहुत सारी जगह है, सारे के सारे डोर बिन्स जो हैं बड़े हैं, मतलब बॉटल होल्डर्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारा सामान एक्चुअली आप कैरी कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कमी पड़ जाए तो आपके पास में बूट स्पेस है जो कि लगभग 660 लीटर का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यूजुअली हम एक्सपेंसिव कार्स में देखते हैं सॉफ्ट डोर क्लोज है, तो आप थोड़ा सा भी आपने खोला और छोड़ दिया तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सो दैट आई थिंक इज़ अ प्रीटी गुड फीचर। एक चीज़ जो मैंने इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मिस की, क्योंकि जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आप साथ में काम भी करते हो, तो आपको पार्सल ट्रे चाहिए होती है। आप वहाँ पे रखकर कुछ अगर खाना खाना हो या काम करना हो, फॉर एग्जांपल लैपटॉप रख के या टैब में कुछ देखना हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर रहे हो, उसके बाद भी मैं काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे जो आपने 12V पावर सॉकेट्स दिए हैं या टाइप सी दिए हैं, इनका मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेटली मेरे को लैपटॉप को लैप पे रख के ही काम करना पड़ेगा, तो इट काइंड ऑफ डिफीट्स द होल पर्पस। सो या दैट्स दैट। तो ये मेरा रियर सीट का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि रियर सीट डेफिनेटली इस पे काम करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात हो गई है, पर जिस वजह से हमने इस गाड़ी को लिया और टेस्ट करने की कोशिश की, इतना लंबा हमने इसे चलाया, उसका कारण क्या है, ये टेस्ट करना कि भैया रेंज कितनी ऑफर कर रहा है। और वो ऐसा तो नहीं है कि जो एंट्री लेवल कार्स में जो क्लेम होता है और रियलिटी होती है उसके अंदर लगभग 30, 32, 40% तक का फ़र्क आ जाता है। हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। तो क्या यहाँ पर भी वही खेल है? एक्चुअली बैटरी केमिस्ट्री, बैटरी टेक्नोलॉजी, ओवरऑल ज़्यादा बेहतर एक लग्जरी ब्रांड अफोर्ड कर सकता है, तो ज़्यादा रिलायबल आप बैटरी पैक उम्मीद करते हो, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी आप उम्मीद करते हो, स्पेशली इफ़ अ ब्रांड इज़ जर्मन। क्योंकि ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में तो वो जानते ही जानते हैं, बट ईवी स्पेस जब से राइज होना शुरू हुआ है, हमने देखा टेस्ला का राइज, उसके बाद में ऑडीज़ और BMWs और मर्सिडीज़, ये सभी इस स्पेस में आ गए हैं। और ई-ट्रॉन स्पेशली टॉप सेलिंग इस सेगमेंट की रही है लग्जरी ईवी स्पेस की। उसके पीछे लॉजिक जो है वो ये बताया गया है कि भैया बड़ा बैटरी पैक है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल आपको रेंज मिलती है, कंसिस्टेंट आपको रेंज मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कभी बहुत कम मिल गई और कभी बहुत ज़्यादा मिल गई। इसका सीधा एग्जाम्पल हमारी ट्रिप है। हमने मुंबई टू गोवा किया और अभी गोवा से मुंबई की तरफ वापस लौट रहे हैं हम, और लगातार 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज इसने हमें ऑफर की है। अगर आप बहुत ही तमीज़ से चलाओगे तो एक्चुअली आप क्लोज टू 400 जा सकते हो, विच इज़ फिनोमिनल फॉर अ कार दैट वेज अबाउट 2.6 टन, एग्जैक्टली 2600 किलो भारी ये गाड़ी है। इसके अंदर जो वेट का कंट्रीब्यूशन है वो बैटरी पैक का ही 700 किलो का है। फिर आपके पास में क्वात्रो सिस्टम आ जाता है, फिर आपके पास मोटर्स दी गई है जो कि इसे ऑल व्हील ड्राइव बनाती है, मतलब वही आपका क्वात्रो सिस्टम आ गया, तो ऑल व्हील ड्राइव इसे बनाती है। प्लस मटेरियल सब जगह इम्पैकेबल यूज हुआ है, टॉप नॉच यूज हुआ है। तो 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एयर सस्पेंशन प्लस 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्लस एक बहुत ही बेहतरीन हैंडलिंग वाली कार भी आप इसे बोल सकते हो, कंसिडरिंग दैट इट इज़ हैवी एंड ऑल्सो इट इज़ स्लाइटली, मतलब यू सिट हायर। उसके बाद भी एक ठीक ठाक हैंडलिंग आपको ऑफर कर रही है। तो ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ मेक्स इट अ परफेक्ट कार फॉर इंडियन रोड कंडीशंस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शार्प रेजर शार्प हैंडलिंग है, आप वो उम्मीद ना कीजिए। आपको वो हल्का फुल्का जो टिपिकल बॉडी रोल है वो आपको फील होगा, बट अगर आप एयर सस्पेंशन को एकदम लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे ले आओगे सस्पेंशन को, तो उस टाइम पर ऑफकोर्स ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होगी, बट इंडियन कंडीशन के हिसाब से आप उसे ऊंचा रखोगे तो आप आराम से बिना किसी शिकायत के रोड्स पे चला सकते हो। सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें जो हमें लगी, एक तो रेंज बहुत ज़्यादा,
कंसिस्टेंट और रिलायबल रही है। 350 से 400 के बीच में आप निकाल रहे हो, उससे 350 से नीचे जा नहीं रही है। दूसरी चीज़, जो सस्पेंशन है या जो राइड क्वालिटी है वो इंडियन रोड्स पे इतनी ब्यूटीफुली सूट करती है कि आपको वो जो दोनों एंग्जाइटी है, मतलब एक तो रेंज एंग्जाइटी थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया आपका, प्लस आपका जो कि भैया नीचे टच तो नहीं हो जाएगी, इतनी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, या फिर ऑडीज या फिर जो जर्मन्स हैं या एक्सपेंसिव कार्स को हम सोचते हैं कि नीचे से टच हो जाएगी, तो वो एंग्जाइटी भी आपकी नहीं रहेगी। एक चीज़ की एंग्जाइटी जो कि हमें थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हुई वो ये है कि भैया चार्ज कहाँ करें। बट अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आज से 1 साल पहले भी अगर हम लोग इस गाड़ी को गोवा लेके जाने की कोशिश करते तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव मेड इट। अभी जगह जगह पे एटलीस्ट 4-5 ऑप्शन जो ठीक ठाक बड़े सेंटर्स वहाँ पे मिल जाते हैं। कई जगह डीलरशिप्स पे मिल रहे हैं, जैसे कि एमजी की डीलरशिप पे टाटा पावर के आपको मिल जाते हैं। फिर EESL ने अपने सेटअप किए हैं, फिर कई पेट्रोल स्टेशंस पे आपको मिल जाते हैं। इस पूरे रूट पे हमने डिफरेंट जो चार्जिंग ऑप्शंस हैं उनको टेस्ट किया है, जैसे कि EESL भी किया है हमने, जहाँ पे हमें लगभग आई थिंक 60 किलोवाट की आपको पावर मिलती है और वो सबसे फास्ट चार्जर इस पूरे रूट पे हमें मिला है। और जो लीस्ट रिलायबल हमारे लिए रहा है सो फार वो मैजेंटा रहा है। मतलब हमने जब भी कोशिश की है, क्लेम्ड 60 है बट कभी भी 18-19 मतलब 16 से लेकर 19 किलोवाट से ज़्यादा उसने कभी पावर दी नहीं है। सो आई थिंक फॉर मी आई थिंक इट्स EESL और टाटा पावर, जहाँ पर कंसिस्टेंटली 30 किलोवाट के आपको चार्जेस मिल जाते हैं। एक जो प्रॉब्लम या फिर जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि इनका जो सॉकेट है जिसमें आप प्लग कर रहे हो अपना चार्जर, जो CHAdeMO का जो सेटअप है उस पे ये फिट नहीं बैठता है, मतलब उसके हिसाब से नहीं बना है ये। तो अगर आप वो उम्मीद कर रहे हो तो एक बार पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आप जिस भी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे कौन सा चार्जर है, और ये इंश्योर कर लीजिए कि CCS2 या CCS1 आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, या C2 टाइप का आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया वहाँ पे चार्जर है पर वहाँ पे CHAdeMO का है, तो फिर आपके लिए वो कोई काम की चीज़ होगी नहीं। सो यू गॉट टू प्लान इट इन अ वे। थोड़ा सा कम्बसम ये चीज़ हो जाती है कि हर एक प्लेयर, जैसे टाटा पावर अगर मुझे यूज़ करना है तो उनकी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, EESL यूज़ करना है तो उनकी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा कम्बसम एक चीज़ हो जाती है। तो कोई एक आई थिंक एक सिंगल एप्लीकेशन हो विच टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट इट, कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, बुकिंग हो जाए, समथिंग लाइक अ बुक माई शो, समथिंग लाइक अ बुक माई चार्जिंग स्लॉट, वैसी कुछ एप्लीकेशन आ जाए तो आई थिंक थिंग्स वुड बिकम अ लॉट ईजियर। ऑल्सो ये जितने भी ऐप्स हमने यूज़ किए हैं उनमें भी जो नए सेटअप हुए हैं वो अपडेटेड नहीं है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ा बहुत आम जनता से भी पूछना पड़ता है, या फिर गूगल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अदरवाइज आई थिंक क्योंकि हमने बहुत ही प्लान्ड तरीके से चीज़ें की थी कि हम जब भी 350 के आसपास पहुँच रहे थे या 320 के आसपास पहुँच रहे थे तो हमें ये इंश्योर किया कि हमें गाड़ी चार्ज करनी ही करनी है। सो इट डिडंट बिकम अ प्रॉब्लम। अब चार्जिंग कॉस्ट कितनी आई ओवरऑल मैं आपको बताऊँ। वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे गोईगो हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे 25 रुपीज़ पर किलोवाट वो चार्ज करते हैं। फिर EESL आई थिंक हमसे लगभग कितना 18 रुपीज़ पर किलोवाट उन्होंने चार्ज किया। तो डिफरेंट रेंजेस हैं। तो आपको वो कैलकुलेशन, मतलब मैं टोटल कैलकुलेशन बताना जो हमारी हुई है, हमने लगभग 1400 किलोमीटर से चलाया है, पूरे 5000 रुपये हमने खर्च किए हैं। तो टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर अगर आप निकालोगे तो 2.8 रुपीज़ आ जाएगी। अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्जिन आप लेके चलो तो 2.5 से 3 रुपये के बीच में आपकी पूरी कॉस्टिंग ओवरऑल हो जाएगी। और आई थिंक विद मोर प्लेयर्स कमिंग इन आई थिंक इट विल ओनली गेट बेटर। सो दैट वे यू आर सॉर्टेड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ व्हीकल, कि हमें को लॉन्ग टर्म करनी है, लॉन्ग ट्रिप्स करनी है, तो वो थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर 1 साल बाद या 2 साल बाद आई डोंट थिंक वो एंग्जाइटी भी हमारे दिमाग में होगी। बस हमें थोड़े से फास्ट चार्जर्स चाहिए। और एक और प्रॉब्लम जो हम सभी को लगी, क्योंकि हम लोग लगातार गाड़ी चला रहे थे, वो ये थी कि जितनी भी जगह चार्जिंग स्टेशंस हैं वो चार्जिंग स्टेशंस एक्चुअली बैठने लायक भी नहीं है। वहाँ पे बैठने का सामान भी नहीं है, मतलब एक सिंपल टेबल चेयर वो भी नहीं है। मैं लाउंज तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। जैसे US में आप प्रॉपर्ली खाना खा सकते हो या अपने बर्गर्स खा सकते हो, यू कांट एक्सपेक्ट इट टू हैपन हियर। इनफैक्ट ये ज़्यादा बेटर जयपुर दिल्ली रूट पे आपको मिलेगा कि जहाँ पर भी जो जॉइंट्स हैं या फूड जॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको ये चार्जेस मिल रहे हैं। इस वाले रूट पर डेफिनेटली ये थोड़ा सा हॉरेंडस टाइप है कि एक तो लगातार बारिश हो रही थी और आपके उसमें शेड भी नहीं है खड़े होने के लिए, तो वो कुछ एक प्रॉब्लम्स हमें आई। बट इफ़ यू कैन प्लान इट
in a better way, because more and more 5-star properties are coming up with chargers, or 3-star properties coming up with chargers, then you're good to buy this. अदरवाइज़ अगर आपको शहर में ही चलानी है, मुंबई पुणे करना है, दिल्ली जयपुर करना है, या दिल्ली आगरा करना है, ऐसे छोटे डिस्टेंसेस करने हैं, बैंगलोर चेन्नई करना है, यू कैन ईजिली डू दैट विद दिस. यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस. सो दैट्स इट. आई थिंक ये मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा. आई होप मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे पाया हूँ. अगर ऐसा है तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर सवाल रह गए इससे भी रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.